Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening of everyone of class 12 present on that side. I again welcome Vinay, each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. As you all know that we are dealing with the third unit of the class 12 named as the magnetic effect of the current, and we divided this unit into two sections, means part 1 and part 2. Part 1 was totally dedicated on the magnetic field due to the current carrying wire. For the different shapes हम लोगों ने B के expressions निकाले till the end. But in the part 2 we started the study of the effect whenever any current carrying conductor, whenever a charge is being allowed to be placed inside the magnetic field. और इस चीज को कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर दैट वी डिस्कस एंड व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर, प्लीज लेट मी रिवाइज इट अगेन. एंड द कॉन्सेप्ट और जो कंक्लूजन लास्ट लेक्चर में निकल के आया था, दैट कंक्लूजन वाज व्हेनेवर अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, जब भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है एंड व्हेनेवर दैट करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ टॉर्क. यानी जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड द एक्सप्रेशन फॉर दैट ऑफ टॉर्क इज BINA cos थीटा और BINA sin अल्फा. तो हम लोगों ने वहां पे दो एंगल्स पढ़े, cos थीटा की फॉर्म का एक्सप्रेशन और sin अल्फा की फॉर्म का एक्सप्रेशन. If we are using a theta, so what does that theta defines? Theta defines the angle between the coil and magnetic field. So coil magnetic field के साथ कितना एंगल बना रहा है? This is being represented as the theta. But अगर हम लोग अल्फा एंगल ले रहे हैं, so it represents the angle made by the area vector of the coil and the magnetic field. Area vector means the vector of the surface which is always being perpendicular, means वो वेक्टर जो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर हो, जिसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस भी बुलाते हैं. और इसकी दूसरी फॉर्म में हम लोगों ने टॉर्क का एक और फॉर्मूला बनाया था, it was mb sin alpha where m is represents INA. So m stands for the magnetic moment. इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली डील करेंगे और हम इसे डिराइव भी करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था. वी विल डिराइव दैट m is equal to INA कैसे आया. बट m stands for the magnetic moment, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन. तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी नॉर्मल टू द सरफेस ही होगा. तो यानी आप अल्फा की डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, it may also define as the angle between magnetic moment vector and B vector. So यानी हमारा conclusion क्या है? Conclusion ये है कि जब भी किसी भी rectangular current carrying coil को आप लोग magnetic field में रखेंगे, it will experience a torque. बट इसी स्टेटमेंट के साथ मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा और क्लियर करता हूं. आई एम यूजिंग अ वर्ड रेक्टेंगुलर, बट हमें लास्ट में एक और चीज क्लियर हुई थी, इफ यू रिमाइंड, और अगर आपको याद है, एंड दैट थिंग वाज कि दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ये जो टॉर्क लग रहा है किसी भी क्लोज कॉइल के ऊपर, सो दिस डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कॉइल, नॉट द स्पेसिफाइड विद द शेप ऑफ द कॉइल. यानी कॉइल की शेप मैटर नहीं करता है. तो कॉइल सर्कुलर है, न्यूमेरिकल में आपको मिलता है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस दैट मच. So it doesn't matter whether it is circular coil or whether it is rectangular shape of the coil, whether it is square shape of the coil or any other. So coil होना चाहिए, shape doesn't matter here. But हम लोगों ने rectangular को लेके गया था क्योंकि हम लोग straight wire को आराम से पढ़ सके, तो इसलिए हम लोग उसी चीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे और हम यही स्टेटमेंट बोलेंगे that whenever the rectangular coil is placed in a uniform magnetic field, it always experience a torque. यानी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा. और टॉर्क का रिजल्ट क्या होता है ये मुझे आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है. यू ऑल नो दैट टॉर्क हैज ऑलवेज बीन रोटेट, it has always been responsible for the rotational effect और the turning effect. यानी जब भी टॉर्क लगेगा तो कोई भी चीज टर्न होगा, रोटेट होगा.
और इसी चीज को आज हम लोग अपने न्यू डिवाइस में इन्वॉल्व करने वाले हैं। एंड फॉर टुडेज टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी हम लोग फिर से एक लॉन्ग डिवाइस को बना रहे हैं और आप बोल सकते हैं इस चैप्टर का ये सेकंड डिवाइस है। इस चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हमारा सेकंड डिवाइस। फर्स्ट डिवाइस वाज साइक्लोट्रॉन। मैं लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर रहा हूं और लॉन्ग और वो भी थ्योरेटिकल। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, बट हम लोग सबसे पहले डिवाइस को देखते हैं कि डिवाइस है क्या, ऑन व्हाट प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी, जैसे हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन पे किया था। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन वो था, ऐसे ही एक और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे है। तो डिवाइसेस मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग क्वेश्चन बनने में डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में दो डिवाइसेस थे, आपका कौन सा, मीटर ब्रिज जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता था, एंड पोटेंशियोमीटर। फिर हमारे दो डिवाइसेस और आए और जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट में साइक्लोट्रॉन, और एक आज हम लोग करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड एमसीजी। ओके, तो चलिए आपसे मैं इसको एमसीजी कॉल करना शुरू करूंगा। एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो एक शॉर्ट फॉर्म रखते हैं ताकि हम लोग जल्दी बोलते रहें। So today we are going to study about the MCG, means moving coil galvanometer. So first of all, what is that device? ये है क्या? So we are going to define it. So definitely you all are familiar with the word galvanometer. तो galvanometer आप लोगों ने सुना हुआ और आप जानते भी हैं। So what is a galvanometer? It is a device whose function or which is being used to find out the magnitude as well as the direction. यानी ये वो डिवाइस है जो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने में हेल्प करे। तो हम लोग वो दोनों काम कर सकते हैं यहाँ से। सो द डिवाइस विच इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फ्लोइंग ऑफ द करंट थ्रू एनी सर्किट। सो किसी भी सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में। सो वो डिवाइस जो आपको ये कैलकुलेट करके देगा, वी कॉल दिस एज अ गैल्वेनोमीटर। बट देयर इज अ वर्ड मूविंग कॉइल। तो डेफिनेटली इस गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए हम लोग कॉइल यूज करेंगे। मूविंग मींस वो मूव करेगा। मूव मींस यहां पे मैं मोशन का बात कर रहा हूं, बट आई एम स्पेसिफिक अबाउट नॉट द लीनियर मोशन। मैं लीनियर मोशन के लिए स्पेसिफिक नहीं हूं, आई एम जस्ट ओनली स्पेसिफिक अबाउट रोटेशनल मोशन। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा वो यही था कि अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क लगेगा तो घूमेगा, और अगर वो घूमता है और अगर वो रोटेट करता है तो डेफिनेटली हमारा पॉइंटर भी घूमेगा। तो एक बेसिक सा आइडिया बता देता हूं आपको, जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था और जो आज का डिवाइस है, मींस प्रीवियस लेक्चर कॉन्सेप्ट एंड टुडेस डिवाइस आर टोटली बेस्ड। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि दैट लेक्चर इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ टुडेस लेक्चर। तो ये तो क्लियर है कि अगर किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसे टॉर्क लगेगा, बीना कॉस थीटा या फिर आप बीना साइन अल्फा भी कॉल कर सकते हो। और अगर उसे टॉर्क लगेगा तो डेफिनेटली वो कॉइल रोटेट होगी। और हम क्या करने वाले हैं, विद दैट कॉइल वी आर गोइंग टू कनेक्ट अ पॉइंटर सिस्टम। मतलब हम लोग उसके साथ पॉइंटर और बेयरिंग सिस्टम लगा लेंगे। वो थोड़ा एक मैकेनिकल सिस्टम है कि अगर वो रोटेट करे तो हमारा पॉइंटर भी रोटेट करे, और जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा, देखो लेट मी रिवाइज यू। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो रोटेट करेगा तो अब डेफिनेटली एक बेसिक सा आइडिया बताऊं, वो रोटेट क्यों करेगा, क्योंकि सर उसे क्या लगने वाला है, उस पर टॉर्क लगने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉइल। हमने कॉइल ले लिया, कॉइल को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उसे क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क। टॉर्क किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल इफेक्ट। और इसी रोटेशनल इफेक्ट को वो जब रोटेट करेगा, हम लोग इसे पॉइंटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, और वहां पे आपका मेजरिंग स्केल लग जाएगा ऊपर, जो आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर में देखा है। और जैसे जैसे पॉइंटर ट्विस्ट होता जाएगा, बट अब ये सीधा सा बात है, कितना टॉर्क लगेगा तो कितना ट्विस्ट होगा वो डिपेंड करेगा करंट पे। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि मोर बी द करंट मोर बी द टॉर्क। जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा रोटेट होगा, और जितना ज्यादा रोटेट होगा पॉइंटर हमारा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है।
तो पहले जीरो पे रखेंगे और ये तो आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर का जीरो वुड बी एट द सेंटर, तो हम लोगों ने उसे बीच में रखा हुआ पॉइंटर। तो पहले कोई करंट नहीं तो कोई टॉर्क नहीं। अब आपका करंट आया लेट्स सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम लोगों ने लिया था, रिमेंबर हम लोगों ने हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल में सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करंट लिया था। तो हमारा ये वाला एंड आउटवर्ड था और ये वाला एंड इनवर्ड था। F1 was outward and F3 was inward and because of that ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो मान लीजिए अगर ये रोटेट हुआ तो हमारा पॉइंटर मान लीजिए रोटेट करके 2 एम्पियर तक आ गया, तो जितना करंट उतना रोटेट हुआ। चलिए अब करंट की डायरेक्शन को स्विच कर देते हैं। अगर हम अपना करंट का डायरेक्शन स्विच करें तो क्या होने वाला है, चेक दिस आउट। अगर आप इसे इस तरीके से यूज करते हो, मैंने आपको कहा था यू कैन टेक दी एनी डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दैट रेक्टेंगुलर कॉइल। So if we switch our current direction, so definitely जो F1 पहले आउटवर्ड था वो F1 इनवर्ड हो जाएगा, जो F3 पहले इनवर्ड की तरफ था वो आउटवर्ड हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो ये दोनों इफेक्ट तो फिर से कैंसिल, बट ये अंदर की तरफ जाएगा और इस बार ये एंड बाहर की तरफ जाएगा, तो इस बार फिर से रोटेशन होगा, बट इस बार का रोटेशन प्रीवियस रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉइंटर इस बार फिर से 2 एम्पियर दिखाएगा, बट इस बार वो अपोजिट डायरेक्शन में 2 एम्पियर दिखाएगा। तो बाय दिस मैनर हमें मैग्नीट्यूड भी पता चलेगा, क्योंकि जितना करंट होगा उतना टॉर्क होगा और जितना टॉर्क होगा उतना ट्विस्ट होगा, बट करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी कि ट्विस्ट किस तरफ होगा। तो उस वजह से हम पॉइंटर को देख सकते हैं। अगर करंट ए से बी जा रहा है तो मान लीजिए उसके लिए पॉइंटर मान लीजिए राइट की तरफ अगर ट्विस्ट हुआ है, तो अगर करंट बी से ए जाता है तो हमारा पॉइंटर डेफिनेटली कहां पे, लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट होगा, क्योंकि अगर करंट की डायरेक्शन स्विच होती है तो टॉर्क भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आई थिंक दिस इज द बेसिक आइडिया जो मैं आपके दिमाग में डाल देता हूं, और यही हमारा डिवाइस होने वाला है। तो यानी जो प्रीवियस लेक्चर है टोटली एंड फुली वही कॉन्सेप्ट से शुरू होने वाला है, बट पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। सो व्हाट इज दैट डिवाइस? सो इट इज अ डिवाइस which is used to find the magnitude as well as direction of current। so वो डिवाइस जो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल के दे, that device is called as MCG, stands for moving coil galvanometer। now its working principle, तो definitely डिवाइस है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेते हैं। so प्रिंसिपल यानी कॉन्सेप्ट क्या है? so कॉन्सेप्ट वही है जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था। कॉन्सेप्ट क्या है? whenever the rectangular coil is going to place in a uniform magnetic field, the coil is going to experience the torque। तो वही कॉन्सेप्ट है, तो वही हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। सो प्रिंसिपल इज दैट whenever a rectangular but specifically current carrying, okay, करंट होना चाहिए कॉइल में। so whenever rectangular current carrying coil placed in uniform magnetic field, बट ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होनी चाहिए, उस करंट कैरिंग कॉइल खुद की नहीं। कहीं आप ये सोचो सर कॉइल के पास करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, तो हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे, हम किसी दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। सो व्हेनेवर द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन it will experience the torque। तो उसे क्या एक्सपीरियंस होने वाला है? टॉर्क। और टॉर्क होगा तो ट्विस्ट होगा यानी रोटेट होगा, और उसी रोटेशन को हम पॉइंटर में इंडिकेट कर लेंगे। अब वो कैसे? वी आर गोइंग टू सी बाय यूजिंग द डायग्राम। So definition and working principle, please note it down both of them because we are going to work on the diagram now। okay, done? now let's start with the diagram and the construction। तो चलिए इसका थर्ड सेक्शन और थर्ड चीज करते हैं, what? diagram and construction means इसके constituent parts क्या क्या हैं। so let's start with that part।
तो चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली हमें कॉन्सेप्ट क्या करना है, वी हैव टू प्लेस अ रेक्टेंगुलर कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करना है, और मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करने के लिए हमें मैग्नेट्स चाहिए। सो वी हैव टेकन द 2 परमानेंट मैग्नेट्स। हम लोगों ने 2 मैग्नेट्स ले लिए यहाँ पे। सो आई हैव टेकन the 2 permanent magnets in front of you. So दो पोल्स ले लिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, एंड पॉइंट अभी ड्रॉ नहीं किया, इट मींस वो बैक साइड में कहीं पे होंगे। ओके, यहाँ पे मैग्नेट्स थोड़े से कर्व लिए गए हैं। आई विल लेट यू नो व्हाई दे हैव बीन टेकन एज अ कर्व। ओके, सो वी हैव टेकन 2 strong magnets. In between the 2 strong magnets, what we have to do? We have to place a rectangular coil. तो हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखेंगे, बट ये तो आप जानते हो उसको क्या लगने वाला है, टॉर्क। अब देखो, टॉर्क लगने के लिए कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। सो वी प्रोवाइडेड दी 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। तो ये नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारे क्या है, दीज आर 2 स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा कर्व क्यों लिया है, बट अभी के लिए इनके नेम्स को स्पेसिफाई करते हैं। सो वी हैव टेकन 2 स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, और कॉइल का एरिया। तो हम लोगों ने कॉइल को मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया में ले लिया है, क्योंकि जितना स्पेस था। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है एरिया के साथ साथ, वो है नंबर ऑफ टर्न्स। यानी हमें कॉइल को मैक्सिमम से मैक्सिमम टर्न्स देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉइल में जितने ज्यादा मैक्सिमम टर्न्स होंगे, टॉर्क इफेक्ट उतना ही अच्छा होगा। टॉर्क इफेक्ट जितना अच्छा होगा, आप ट्विस्ट उतने ही ज्यादा कर पाओगे। तो अभी के लिए एक ओवरव्यू डायग्राम के लिए मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल्स को सेवरल टर्न्स दे दिए। ओके, सो इसका एक एंड यहाँ पे ये टच नहीं हो रहा है। सो एक एंड आपका ये रहा, एंड दूसरा एंड आपका मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। Okay, so this is the one end of the coil, और जो कि रोटेट करते 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 ये आपका कॉइल का दूसरा एंड है। ओके, दिस इज योर होल सेटअप, जो मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं। The complete setup inside a box. Okay, यहाँ पे कोई वैक्यूम चेंबर नहीं है जैसे साइक्लोट्रॉन में था, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है, कंडक्टर है। तो सिंपल आप लोगों ने इसे एक मेटालिक बॉक्स के अंदर रख दिया है। So this is inside a metallic box. तो अगर मैं इसको स्पेसिफाई करूं तो ये आपका मेटालिक बॉक्स है जनरली। Why? तो मेटालिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रोस्टैट से जुड़ता है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से करंट पास करवाएंगे, तो आप जानते हो, तो करंट है तो चार्ज होगा, चार्ज है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। अब बेसिकली ये तो आप जानते हैं कि इनसाइड एनी कंडक्टर और इनसाइड एनी बॉक्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0। मींस किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर, चाहे वो होलो है चाहे सॉलिड है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस कॉन्सेप्ट को क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब अंदर आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कॉइल है वो जो रोटेट करने वाला है, कॉइल के अंदर जो भी रोटेशन आने वाला है, बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क, वो टॉर्क केवल मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हो या करंट की वजह से, करंट होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट होगी, केवल इन्हीं की वजह से हो। कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग हमेशा इसे मेटालिक बॉक्स में रखते हैं कि जब भी आप, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही यूज करेंगे। एंड इफ वी यूज द गैल्वेनोमीटर इनटू इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, सराउंडिंग में, मीडियम में एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमारी कॉइल पे किसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट या किसी एक्सटर्नल इफेक्ट का कोई असर ना हो। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई असर ना डाले,
इसलिए हम लोग उसे एक पूरे मेटालिक बॉक्स में रख देंगे ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम करे कि इनसाइड द कंटेनर और इनसाइड द मेटालिक बॉक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को रखने के लिए एक मेटालिक बॉक्स रखेंगे। ओके, यहां पे आप लोगों ने एक एंड लेके आए, सो दिस इज योर टर्मिनल T1, ये हमारा क्या है, टर्मिनल, तो ये हमारे टर्मिनल्स हैं। ओके, सो ये हमारा टर्मिनल हो गया। ओके, ऑन द अदर साइड ये हमारा दूसरा टर्मिनल, इसको भी नाम दे देते हैं, दिस इज आवर सेकंड टर्मिनल, मतलब दूसरा एंड, टर्मिनल T2। सो हमारे पास दो टर्मिनल्स हो गए। ओके, नाउ अलोंग विद दैट, कंटिन्यूइंग विद दिस, यहां पे हमारा एक मिरर सिस्टम एंड दिस इज योर स्केल, और यहां से आपका जाएगा क्या, पॉइंटर। तो ये हमारा पॉइंटर है जो कि हम लोगों ने इसके मिडिल में रखा है 0 पे। ओके, स्केल 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे रख लिया है। नाउ दीज आर द मैग्नेट्स, दिस इज योर व्हाट, रेक्टेंगुलर कॉइल। तो ये आपकी क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, ये हमारा मेटालिक बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एज मिरर पॉइंटर सिस्टम। ये हमारा मिरर पॉइंटर सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग मैकेनिकली बेयरिंग्स को कनेक्ट कर देते हैं, यानी पॉइंटर आपका कनेक्ट हो जाता है तो एक एंड को हम लोग फिक्स कर देंगे जो बेयरिंग की वजह से रोटेट होता रहेगा, ट्विस्ट होगा। और मिरर सिस्टम, ये तो आप जानते हैं, जब हम लोगों ने क्लास 10th में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इट इज बीन दैट व्हेनेवर वी आर ऑब्जर्विंग एनीथिंग, जब भी हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशंस के रूल्स हैं इन द फिजिक्स प्रैक्टिकल। नंबर 1, योर आई कांटेक्ट शुड बी एट द लेवल। आपका जो आई कांटेक्ट है वो ऑब्जर्वेशन, जिस भी रीडिंग को आप लेने जा रहे हैं उसके लेवल पे होना चाहिए। सेकेंड वन आई क्लोज होना चाहिए, एक ही आई से हमेशा ऑब्जर्वेशन लीजिए, क्योंकि टू डिफरेंट आई है, टू डिफरेंट पोजीशन है, तो इसकी वजह से एरर आता है जिसे हम लोग पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। यानी आप एक आंख बंद करके देखते हो तो सामने है, और अगर दूसरे को देखते हो तो वो आपके बैक साइड में है। सो पॉइंटर सिस्टम, अगर हम वन आई क्लोज करके देखते हैं और एक जगह देखते हैं तो पॉइंटर हमें यहां दिखाई देगा, और अगर दूसरी से देखते हैं तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल एरर। नाउ एक और चीज है जो हमें देखनी होती है हमेशा, कि हम हमेशा किसी भी पॉइंटर या किसी भी ऑब्जर्वेशन को लेना है तो हमारा आई उसके बिल्कुल फ्रंट साइड में होना चाहिए। तो अब कैसे कंक्लूड किया जाए दैट आई इज इन एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ दैट निडल और दैट पॉइंटर के बिल्कुल सामने है। तो उसके लिए आप लोगों ने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, इन फ्यूचर प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व दैट पॉइंट, दैट व्हेनेवर देयर इज अ पॉइंटर इन गैल्वेनोमीटर, जब भी एक पॉइंटर होता है तो उसके जस्ट बैक साइड में एक स्मॉल मिरर होता है जिसमें उस पॉइंटर की इमेज दिखती है। अब मान लीजिए ये मिरर की इमेज है, ये आपका पॉइंटर है। ओके, अगर आप बिल्कुल इसके सामने हैं, इफ यू आर एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू विल सी दैट कि आपका पॉइंटर और पॉइंटर की इमेज इनसाइड द मिरर बोथ आर एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग। अगर ये दोनों एग्जैक्ट कोइंसाइड होती है, इसका मतलब हम बिल्कुल उसके फ्रंट में हैं और वही हमारी एक्यूरेट ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। बट समटाइम्स क्या होता है कि पॉइंटर यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड से होके देख रहे हैं, कभी यहां से होके देखते हैं, तो हमें वो वैल्यूज, अगर हमारी पोजीशन अलग होगी यानी ऑब्जर्वर की पोजीशन अलग होगी तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे मिरर पॉइंटर सिस्टम यूज करते हैं, यानी मिरर भी पीछे लगा होगा ताकि हम उसे फ्रंट में देख सके। तो हमारे मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? वी हैव टू टर्मिनल्स T1 एंड T2 जिसको हम लोग सप्लाई दे देते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका टर्मिनल T1 पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, टर्मिनल T2 नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, तो करंट कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, एंड बाय दिस मैनर द करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर थ्रू दैट रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है नॉर्थ से साउथ, तो डेफिनेटली इसको टॉर्क लगेगा तो ये ट्विस्ट होगा। ये जिस डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर रोटेट होगा। सो इन दिस मैनर जब मैं आपके साथ पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं, हम लोग वर्किंग को भी डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल वही है, करंट passes through the rectangular coil, the rectangular coil जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, it will experience a torque. Because of the torque there will be twist or the rotation effect in the coil, and the pointer and
मिरर एंड द पॉइंटर सिस्टम उस रोटेशन इफेक्ट को रीड कर लेगा। हाँ, जिस डायरेक्शन में करंट होगा टॉर्क उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा, और जिस डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा पॉइंटर उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसका मतलब अगर टर्मिनल T1 इज बीइंग टेकन एज पॉजिटिव, सो इट इज नॉट बीइंग अ मैंडेटरी पार्ट कि हमेशा T1 पॉजिटिव ही हो। तो गैल्वेनोमीटर के एंड्स, अगर आपने 10th क्लास में ऑब्जर्व की क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी था, सो इफ यू ऑब्जर्व इन द 10th क्लास और इन फ्यूचर व्हेन वी विल came into a physical contact and when we look through it, जब हम इससे देखेंगे तो one thing जो आपको गैल्वेनोमीटर को लेके क्लियर रखनी है वो ये that galvanometer does not have any specific terminals। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि ये इसका पॉजिटिव है और ये टर्मिनल इसका नेगेटिव है, तो हमेशा बैटरी का पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ये दोनों टर्मिनल्स अगर उल्टे भी लगा दिए तो इसका मतलब वो ये दिखा देगा कि आपकी करंट की डायरेक्शन इधर जहां पे डिफ्लेक्शन जाना चाहिए था वो अपोजिट में चला जाएगा। सो बाय दिस मैनर इसके टर्मिनल्स कोई फिक्स नहीं होते, मतलब आप किसी में भी पॉजिटिव लगा सकते हो, किसी में भी नेगेटिव। नाउ वन मोर एडिशनल पार्ट जिसको लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट एडिशनल पार्ट इज अबाउट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एंड इनसाइड द सेंटर ऑफ द कॉइल देयर इज बीन अ मटेरियल प्लेस। यहाँ पे एक मटेरियल रखा हुआ है, and this material is known as core, which is made up of soft iron. Okay, if you remember from the class 10th, remember the topic solenoid, हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा, हम लोगों ने solenoid की magnetic field निकाली। So magnetic field for the solenoid was mu naught small n I। अब अगर हम solenoid का magnetic effect करना चाहते तो वहां पे भी वाइंडिंग की हुई है, अगर हम उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग ये परमिएबिलिटी, इट इज परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, तो हम लोग इसे रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वी विल ऐड सम मटेरियल, वी विल ऐड सम मीडियम इनसाइड इट, और वो मीडियम को जो सेंटर पे रहेगा जिसके चारों तरफ हम बाइंडिंग करते हैं, वी कॉल दैट एज अ कोर, एंड दैट कोर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। Soft iron word means it is the purest form of the iron in which the impurity content is minimum। आयरन का वो फॉर्म जिसमें impurity कार्बन नाइट्रेट्स कम से कम है, उस प्योर फॉर्म ऑफ आयरन को हम लोग क्या बुलाएंगे? सॉफ्ट आयरन। ओके, सॉफ्ट आयरन ही क्यों? तो इसके बारे में एक छोटा सा बात बता देता हूं। बिकॉज द सॉफ्ट आयरन इज केम इनटू द कैटेगरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। Ferromagnetic material means the material which can show more magnetic effect when they are placed in external magnetic field। यानी ये वो मटेरियल है जो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे अगर आप उसे किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जैसे आयरन, आयरन को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखो तो सिंपल आयरन पीस है, बट अगर उस आयरन को किसी मैग्नेट के पास लेके आओ, व्हाट विल हैपन? दैट आयरन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो कभी सोचा है क्यों आयरन मैग्नेट की तरफ गया? क्या उसके अंदर मैग्नेट है? नहीं, आयरन के पास कोई मैग्नेट नहीं है। अगर आयरन के पास मैग्नेट होता तो वन आयरन शुड अट्रैक्ट अनदर आयरन और शुड रिपेल, बट एक आयरन दूसरे आयरन के साथ कुछ नहीं करता है। बट वो ये प्रॉपर्टी तभी दिखाता है जब वो किसी मैग्नेट के पास आता है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास आता है जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो हुआ क्या कि उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आयरन को रखा गया और आयरन ने अपने अंदर उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई। यानी आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा सकता है जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और आयरन के अंदर ये प्रॉपर्टी दिखाने की एबिलिटी सबसे अच्छी होती है, और उस टाइप के मटेरियल को हम बुलाते हैं फेरोमैग्नेटिक, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो इसलिए सॉफ्ट आयरन सबसे बेस्ट है, इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे यूज करते हैं। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सोलिनॉइड में भी क्या यूज करते हैं सेंटर पे, वो भी सॉफ्ट आयरन। ओके, तो फॉर द जीके पर्पस प्लीज इस बात को याद रखना। सो दिस इज होल अबाउट आवर एमसीजी डायग्राम। मेटालिक बॉक्स ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो सके, टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, रेक्टेंगुलर कॉइल, ओके, सॉफ्ट आयरन कोर बना हुआ है, मिरर पॉइंटर सिस्टम है और दो टर्मिनल्स लगे हुए हैं। Got that point? Now we will discuss about the what construction part. Okay, working. I am going to explain the working again, but it is my request to each and everyone on that side.
द वर्किंग ऑफ एमसीजी यू विल राइट बाय योर ओन, मींस आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आई होप आपको मोस्टली समझ में आ गया होगा, बट एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। बट पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो एमसीजी, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ main parts, two strong magnets, two strong cylindrical magnets for strong external magnetic field, so they will provide you the strong external magnetic field. Now in between magnets a rectangular coil with several turns, so various number of turns, क्योंकि number of turns जितने ज्यादा होंगे टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा, with several turns placed. So in between the magnets, rectangular coil with several turns being placed. Okay, both the ends of coil are connected with terminals T1 and T2. And a pointer mirror system or a mirror pointer system is used to observe the reading on scale. वो जो भी आपके पास स्केल अवेलेबल है उस स्केल पे आप लोग उस रीडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, एंड द होल सेटअप इनसाइड द मेटालिक बॉक्स. होल सेटअप इज इनसाइड द मेटालिक बॉक्स. ये पूरा का पूरा सेटअप मेटालिक बॉक्स में है. मेटालिक बॉक्स का पर्पस अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई द मेटालिक बॉक्स, तो फिर वो आप लोग बता सकते हैं. Got that point? So this is the construction and the diagram of MCG. Now I will discuss only verbally the working. Working को मैं आपके साथ verbally discuss करूँगा. So what will be the working? That when both the terminals are connected across the supply, अगर आप दोनों terminals को supply के साथ connect करते हैं, then the current will flow through the rectangular coil. तो current किससे flow करेगा? Rectangular coil. Since the rectangular coil is being placed in between the magnets, means inside the external magnetic field, that's why the rectangular coil will experience the torque, and because of that torque a twist effect or a turning effect or a rotational effect is created, and that effect can be recorded by using the mirror pointer system. और उस turning effect को हम लोग record या observe कर सकते हैं pointer mirror system की help से. And this is the MCG's working, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग है. सो ये वर्किंग का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेफ्ट कर रहा हूँ. ओके, सो वर्किंग इज योर होमवर्क. वर्किंग जरूर लिखना बेटा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा तो डेफिनेटली ही विल आस्क यू द वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, वर्किंग पूछ सकता है. अगर लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो चांसेस है बोर्ड में आया भी हुआ है. गॉट दैट पॉइंट? सो दिस इज अबाउट the construction and the working of MCG. Now we will discuss about the theory of MCG. अब हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में. Okay, so next part was working. So working is your homework. Please, ये आप खुद लिखेंगे please. Working I have explained. Now we will discuss about the theory of MCG. उसके कुछ थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को चलिए ऑब्जर्व करते हैं. सो वी ऑल नो दैट कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ? दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर coil of area capital A and number of turns capital N
placed in magnetic field, uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field B. Okay, then torque experienced due to current, torque experience due to current, तो डेफिनेटली उसे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा. सो टॉर्क एक्सपीरियंस इज बीना कॉस थीटा. ओके, एनी ऑफ द फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, आइदर बीना साइन अल्फा और आइदर बीना कॉस थीटा. अब एक बात जो अब आपको यहां से समझनी है और ऑब्जर्व करनी. नाउ देयर इज वन स्मॉल क्वेश्चन जो हमें उसके डायग्राम में हमारे दिमाग में राइज हुआ. सर व्हाई द सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स आर टेकन एज सिलेंड्रिकल, यानी कर्व क्यों लिए आपने, ओके, स्ट्रेट क्यों नहीं लिए. तो अब उसका आंसर देने का कोशिश करता हूं प्लीज. सो नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लगेगी, नॉर्थ से साउथ. डेफिनेटली सारी ऐसी लगेंगी. ओके, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. तो यहां पे क्या है, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन दोनों सेम है, नॉर्थ से साउथ है और सारी पैरेलल लग रही. अब देखिए यहां पे, चलिए हमारे पास कॉइल है, दिस इज माय कॉइल. तो ये मेरा कॉइल है. मान लेते हैं कॉइल यहां पे और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है. तो कॉइल भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड भी यही है. तो थीटा कितना डिग्री हुआ, 0. थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अगर आप यहां से अल्फा को देखना चाहते हैं तो अल्फा कितना डिग्री है, 90 डिग्री. अल्फा क्या होता है, एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो अल्फा 90 डिग्री हुआ. और अगर आप थीटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो तो 0 हुआ. अब अगर थीटा 0 है तो टॉर्क क्या लगेगा, BINA, cos 0 1, या फिर अगर साइन अल्फा लेते हो तो साइन 90 1. तो यानी टॉर्क लगेगा इतना बीना, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि थीटा 0 पे cos की मैक्सिमम वैल्यू है और अल्फा 90 पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू है. तो यानी अगर आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखते हैं, if you place the coil inside the external magnetic field at theta 0 और alpha 90, कोई भी बात बोलिए, the torque will be maximum. अब टॉर्क अगर मैक्सिमम लगेगा, if the torque on the coil would be maximum, it means उसका ट्विस्ट सबसे अच्छा होगा, मतलब ट्विस्ट अच्छे से करेगा. ट्विस्ट अच्छे से करेगा मतलब रोटेट अच्छे से हुआ, और अगर रोटेट अच्छे से हुआ तो इस कॉइल के साथ जो पॉइंटर कनेक्टेड है तो वो पॉइंटर भी अपना बेस्ट रोटेशन देगा. बेस्ट रोटेशन मतलब अब वो टॉर्क करंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा. तो देखिए टॉर्क डिपेंड कर रहा है किस पे, टॉर्क डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे जो नॉर्थ और साउथ की आपने दी, फिक्स हो गई. सो ये भी फिक्स है. ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे. तो लेट्स सपोज कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, तो एक बार अगर आपने 100 नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए तो वो भी फिक्स हो गए, तो नंबर ऑफ टर्न्स वो भी फिक्स है. थर्ड एरिया वो भी फिक्स है, कॉइल का जो भी एरिया वो भी एक बार बना दिया, वो बना दिया. तो ये जो 3 फैक्टर हैं B and A, ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं डिजाइन ऑफ गैल्वेनोमीटर पे. किस पे डिपेंड करते हैं, डिजाइन ऑफ गैल्वेनोमीटर पे. यानी ये डिपेंड करेंगे गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन पे, यानी वो चीज जो कंपनी यानी ब्रांड बना के देता है. लेट्स सपोज हमने किसी पर्टिकुलर ब्रांड का एक गैल्वेनोमीटर परचेज किया मार्केट से. अब उस गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट लगे हुए हैं वो तो फिक्स है. अब ऐसा तो है नहीं कि आप घर लाके उन मैग्नेट्स को बदलोगे बार बार, नंबर 1. नंबर 2, उस टर्न में, उस गैल्वेनोमीटर में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 100, 1000, जो भी कंपनी ने यानी ब्रांड ने बना के दिए वो भी फिक्स हो गए, वो भी नहीं बदले जा सकते. एरिया है वो भी नहीं बदला जा सकता. तो ये वो 3 फैक्टर हैं जो डिजाइन पे डिपेंड करते हैं गैल्वेनोमीटर पे, जो फिक्स हो गए. हमारे हाथ में क्या है, what is in our hand, the only thing that is in our hand is the eye. हमारे हाथ में है ये करंट, ये हमारे हाथ में, ये हम चाहे उतना दें. अगर हम चाहते हैं 1 एम्पियर दे तो हम 1 एम्पियर देंगे, और अगर हम 1 एम्पियर करंट देंगे तो टॉर्क 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग जाएगा. यानी एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि टॉर्क आई पे डिपेंड कर रहा है, सीधी सी बात है. बट
ये बात तो आप जानते हैं कि whenever we want to study the dependence, जब भी हम कभी भी दो फैक्टर या दो क्वांटिटी का डिपेंडेंस पढ़ना चाहते हैं यानी उनकी प्रोपोर्शनैलिटी देखना चाहते हैं, तो रेस्ट ऑफ फैक्टर शुड बी टेकन एज कांस्टेंट। तो b कांस्टेंट होना चाहिए, वो फिक्स हो गया, n कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी फिक्स हो गया, एरिया भी फिक्स हो गया। प्रॉब्लम है थीटा की। अब देखो सर ये भी ठीक है, चलो थीटा भी फिक्स कर देते हैं। तो हमने थीटा को 0 डिग्री दे दिया, यानी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 दे दिया। अब क्या होगा, बात को ध्यान से सुनना। ओके, अगर आपने थीटा 0 दिया तो उसे टॉर्क लगेगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा तो ट्विस्ट होगा। ओके, मान लीजिए आपने 2 एम्पियर करंट दिया था। कितना एम्पियर करंट दिया? 2 एम्पियर। जब आपने 2 एम्पियर करंट दिया तो उसने अपने आप को ट्विस्ट किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, 0 से 0.5 तक ट्विस्ट किया। अब मान लीजिए वो ट्विस्ट हुआ, तो अगर वो रोटेट होता है तो पहले थीटा क्या था? 0। अब वो रोटेट हो गया थोड़ा सा, अब कॉइल की डायरेक्शन यहाँ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहीं पे एज यूजुअल, क्योंकि वो तो फिक्स थी। तो पहले आपके पास थीटा 0 था और अब आपके पास थीटा हो गया 30 डिग्री। इमेजिन दैट, हो गया भाई, रोटेट हुआ है तो एंगल तो बदलेगा। और अगर थीटा 30 डिग्री हो गया तो टॉर्क की वैल्यू अब हो गई BINA cos 30 √3/2। और अब जो टॉर्क लग रहा है, जब आप लोग थोड़ा सा घूम गए, 30 डिग्री घूम गए, अब जो टॉर्क लग रहा है वो मैक्सिमम नहीं है, यानी वो टॉर्क तो होगा जब आपने करंट 2 एम्पियर दे रखा है, बट मैक्सिमम टॉर्क नहीं होगा। मान लीजिए जब हमें 2 एम्पियर करंट है तो 2 एम्पियर के लिए टॉर्क लगना चाहिए, यानी उसे ट्विस्ट होना चाहिए। मान लीजिए 2 एम्पियर को दिखाने के लिए उसे 60 डिग्री घूमना चाहिए। इमेजिन कर लेते हैं कि 2 एम्पियर को घुमाने के लिए उस पर टॉर्क लगेगा और टॉर्क इतना लगेगा कि वो उसे 60 डिग्री तक घुमा सकता है। बट अगर हमने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ली और कॉइल को पहले तो 0 पे रख दिया, बट थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा सा घुमा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 30 इसलिए लिया क्योंकि 30 की वैल्यू हम जानते हैं, जैसे ही वो 30 डिग्री तक घूमा, मान लीजिए अगर वो 30 डिग्री तक घूमा तो टॉर्क तो लगातार लगता रहेगा। अब ये जो टॉर्क है, क्योंकि देखो टॉर्क भी एक तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे फोर्स है कि फोर्स लगता है तभी बॉडी अपनी स्टेट चेंज करती है, बट वो लीनियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो स्टेट तब तक चेंज करती रहेगी जब तक आप टॉर्क लगाते रहोगे, फोर्स लगाते रहोगे। टॉर्क पे भी यही है, रोटेशनल बॉडी, कि जब भी किसी भी बॉडी पे टॉर्क लगाएंगे तो बॉडी ट्विस्ट होगा, बट वो तब तक रोटेट होता रहेगा जब तक टॉर्क लगा रहे हो। अब पहले तो टॉर्क लगाया मैक्सिमम, जो इस उम्मीद से लगाया था कि 60 डिग्री तक जाएगा ताकि 2 एम्पियर को दिखा दे, तो इसलिए हम लोगों ने स्केल पर 60 डिग्री पर, कहां पे? 60 डिग्री पे हमने स्केल पर 2 एम्पियर लिख रखा है, तो ताकि मेरा 60 डिग्री, अगर मेरा पॉइंटर 60 डिग्री पे आए तो वो स्केल का 2 एम्पियर दिखाए और मैं उसे ऑब्जर्व कर लूं। बट प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही वो 30 डिग्री थोड़ा सा घुमा तो थीटा की वैल्यू बदल गई, थीटा की वैल्यू बदल गई तो कॉस की वैल्यू बदल गई। अब सीधी सी बात है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। सीधी सी बात है, कॉस का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो इसका मतलब टॉर्क मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। और अगर टॉर्क मैक्सिमम नहीं होगा तो डेफिनेटली हम 2 एम्पियर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है, हमने B फिक्स कर दिया, N फिक्स कर दिया, A फिक्स कर दिया, I हमारे हाथ में, बट प्रॉब्लम है कि थीटा बार बार बदलेगा, क्योंकि जैसे ही कॉइल रोटेट होगी तो एंगल तो बदलेगा। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग इस चीज से करेंगे। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज यूजिंग this type of magnets, cylindrical magnets। अब अगर आपके पास cylindrical magnets हैं with north pole and south pole, तो magnetic field north से south, north से south, north से south, north से south, same manner। So this would be the direction of magnetic field। obvious बात है, north से कर्व है ना, तो कर्व की फॉर्म में जाएंगी। ओके, दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ है या साउथ है, तो आपस में इंटरसेक्ट हो सकते हैं। कोई ये ना सोचे सर हमने तो सीखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, बट फॉर सिंगल मैग्नेट की नहीं कर सकती। ओके, तो अब अगर ये है, ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ, इसका कहीं नॉर्थ पीछे होगा, इसका साउथ कहीं पीछे होगा, तो इन मैग्नेट्स को हम लोग क्या बुलाएंगे? वी कॉल दीज मैग्नेट्स एज अ cylindrical magnets। what we call cylindrical magnets,
एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बनाई, इन्हें बुलाते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट यू कॉल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक सर्कुलर फॉर्म में रेडियस के अलोंग लग रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्यों यूज किए, ताकि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाए। अब इससे होगा क्या देखते हैं। तो हमने अपना पहला कॉइल कैसे रखा था, दिस वाज द पोजीशन ऑफ माय इनिशियल कॉइल। तो देखो अब सिलेंड्रिकल मैग्नेट से आने से हुआ क्या, देखो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म है, तो जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मींस मैग्नीट्यूड, तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो हर जगह सेम है डेफिनेटली जैसा वहां था, बट यहां पे एक चीज है वो जो अलग है, वो है डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कैसी है, रेडियली डायरेक्शन है, रेडियस के अलोंग लग रही है। तो यानी ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर ये फर्स्ट वाली लाइन 1 टेस्ला दिखा रही है तो सेकंड भी 1 टेस्ला ही दिखा रही है, थर्ड भी 1 टेस्ला, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1 टेस्ला ही दिखा रही है, बट सबकी डायरेक्शन अलग है। तो B फिक्स हो गया भाई, नंबर ऑफ टर्न फिक्स है, A फिक्स है। अब देखिए, अब अगर हम देखें तो ये जो मिडल वाली लाइन है, इस वाली लाइन के साथ ये वाला कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम इस वाले की वजह से। अब मान लीजिए थोड़ी देर के बाद वो रोटेट हो गया, क्या हुआ, रोटेट हुआ। अगर ये रोटेट हो जाता है तो रोटेट होने के बाद ये मान लीजिए इस तरीके से रोटेट हो गया, लो जी, इट गेट रोटेटेड। नाउ इफ इट इज गेट रोटेटेड, अब ये इस वाली, ये जो हमारी सेकेंड लास्ट है नीचे से, इस वाली के साथ फिर से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। फिर से चाहे वो नीचे घूमे चाहे वो ऊपर घूमे, मतलब इस बार कॉइल किसी भी डायरेक्शन में घूमे वो हर बार किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बनाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह सेम है। और अगर ऐसा होगा तो टॉर्क हमेशा कैसा लगता रहेगा, मैक्सिमम। यानी कॉइल पे जितना भी कॉइल कहीं पर भी घूमे, टॉर्क हमेशा उस पर मैक्सिमम लगेगा। और इसी पॉइंट को कैरी आउट करने के लिए, यानी टॉर्क को मैक्सिमम लगाने के लिए, या फिर बोल सकते हो थीटा को 0 डिग्री यानी कांस्टेंट रखने के लिए, वी यूज सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। तो हमारे पास यहां से छोटा सा क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर से, व्हाई सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, और समटाइम्स पूछ लेता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, why cylindrical magnets or radial magnetic field is used in MCG। तो आई थिंक इसका आंसर है आपके पास, so for maximum torque। ओके, मैं बस केवल हिंट दे रहा हूं, आप इसे कंप्लीट वर्ड्स में लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। तो इसका मतलब अब हमें क्लियर हो गया कि अगर थीटा 0 है तो इसके बाद तो इतना तो टॉर्क लगने वाला था, बट ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सो बिकॉज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0, सो द टॉर्क विल बी ऑलवेज मैक्सिमम, जो कि कितना होगा, बी ना। तो ये टॉर्क हमेशा लगेगा। अब पॉइंट ये है, अब सिंस हमारा जो पॉइंटर है वो टॉर्क लगने की वजह से ट्विस्ट हो गया, बट ये ट्विस्ट हुआ जिसने करंट की दिखाई। अब अगर हम अपने करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, इफ यू रिमूव द करंट, तो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा पॉइंटर वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। मींस वी विल ट्राई दैट आवर पॉइंटर विल रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम पॉइंटर के साथ एक स्प्रिंग सिस्टम लगाएंगे, एक सस्पेंशन सिस्टम लगाएंगे, ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। सो बाय यूजिंग सस्पेंशन वायर, ओके, हम एक सस्पेंशन वायर यूज करेंगे, एंड जनरली दिस वायर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। तो ये वायर जनरली फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बना होगा, इस बात को याद रखें। ओके, क्यों बना होता है इसका वो मैं आपको आंसर दूंगा। सो बाय यूजिंग द सस्पेंशन वायर हमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। विच टॉर्क? रीस्टोरिंग टॉर्क।
जानते हो ना, जैसे रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसे ही हमें क्या लगने वाला है, रीस्टोरिंग टॉर्क, एंड दिस रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। यहां पे इस अल्फा का मीनिंग अलग है, वो पिछले वाले डेरिवेशन से अलग है। दिस अल्फा स्टैंड्स फॉर ट्विस्ट एंगल। किस पे डिपेंड करेगा, ट्विस्ट एंगल पे, कि आप लोगों ने उसे कितना ट्विस्ट किया हुआ है। If I gave you the better example, if I have this notebook and I little bit twist it, मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ तो जैसे मैं इसे लीव करूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल में आ गई। बट अगर मैंने इसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो इसे वापस लाने के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क भी थोड़ा लगेगा। बट अगर मैं इसे पूरा ट्विस्ट कर देता हूँ, इफ आई ट्विस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो इसे वापस जाने में भी ज्यादा ही टॉर्क लगेगा। यानी जितना ज्यादा ट्विस्ट करता जाऊंगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट एंगल, एंड व्हेन दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव्स, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो वहां पे आएगा एक कांस्टेंट जिसको हम k से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड हियर दिस k इंडिकेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, this is called as torsional constant, or it may also called as twist constant. Okay, इसे क्या बुलाएंगे, torsional constant और twist constant, which, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, which depends upon nature of material, nature of material, यानी ये कांस्टेंट मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो यानी हर मटेरियल का अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने का एबिलिटी अलग अलग होता है। जैसे हर मटेरियल का अपना एक इलास्टिसिटी अलग होता है, जिसे हम लोग यंग मॉडुलस बुलाते थे, जो लेंथ कॉन्फ़िगरेशन को देखता था 11th क्लास सॉलिड चैप्टर। और हर मटेरियल के लिए अलग है, सिल्वर है तो उसके लिए अलग है, कॉपर है तो अलग है, एल्युमिनियम है तो अलग है। तो इसलिए यहाँ पे उसका जो रोटेटिंग कांस्टेंट है, जो उसे वापस से ओरिजिनल में लेके जाएगा, वो फैक्टर कहलाता है ट्विस्ट कांस्टेंट और टॉर्शन, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ओके, यानी मटेरियल का सिलेक्शन किस चीज में, सस्पेंशन वायर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसा होना चाहिए वो भी हम चेक आउट करेंगे। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 वो टॉर्क है जो हम लगा रहे हैं जिसकी वजह से घूमेगा। इक्वेशन 2 वो टॉर्क है जो उसे आपको वापस से ओरिजिनल में लाके देगा। तो इक्वेशन 1 हम लगा रहे हैं, इक्वेशन 2 मटेरियल खुद लगा रहा है ओरिजिनल में आने के लिए। तो डेफिनेटली फॉर 100% रीगेनिंग, तो हम तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि हमारा पॉइंटर अगर 0 से स्टार्ट हुआ है और 0 से वो गया 2 एम्पियर तक, तो जैसे ही हम लोग अपना टॉर्क हटाएंगे वो वापस से 2 से वापस से 0 पे आ जाना चाहिए बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग। 100% रीगेनिंग होनी चाहिए। सो उसके लिए हमारा मैक्सिमम टॉर्क, जिसे आप लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बुला सकते हो, व्हाट यू कैन आल्सो कॉल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो आपको डिफ्लेक्शन करके देगा। सो दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, BINA should be equal to K alpha. Okay, or you can say I is equal to K divided by BNA into alpha. तो हमारे पास I का एक एक्सप्रेशन आ गया, क्या, K divided by BNA। एक बार इसको चेकआउट करेंगे प्लीज। प्लीज रिवाइज ऑल दी टर्म्स जो इस सर्कुलर पार्ट में इन्वॉल्व हुई हैं। What are those terms? K depends upon nature of material। तो किसका, सस्पेंशन वायर का, वो वायर जो एक स्प्रिंग और यूज कर लेते हैं ना, मैंने कहा ना पॉइंटर मिरर सिस्टम के साथ वहां पे ही यूज होता है वो सस्पेंशन वायर, ताकि हम ओरिजिनल में वापस से आ सके। एक तरीके से स्प्रिंग अटैचमेंट है, जैसे आपके डोर्स पे नहीं आता, ग्लास के जो डोर होते हैं, आपने ओपन किया और जैसे ही आप लोगों ने उसे लेफ्ट किया तो ऊपर एक सस्पेंशन सिस्टम लगा रहता है जो आपको वापस से नीचे की तरफ लेके आता है, वापस से आपका डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग, वही है सस्पेंशन, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे यूज किए। तो देखो वो किस मटेरियल से डिपेंड होगा, वो ब्रांड बना के देगा। B
मैग्नेटिक फील्ड ये कंपनी ने गैल्वेनोमीटर में पहले से बना के दिया है। नंबर ऑफ टर्न हम लोग नहीं चेंज कर सकते, एरिया हम लोग नहीं चेंज, हम लोग मतलब हम बात कर रहे हैं हम कस्टमर की और यूजर की। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे हैं तो हम इनमें से कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ये सारे हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग बुलाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। व्हाट यू विल कॉल, we will call this as a galvanometer constant and its symbol is capital G. But ये galvanometer constant universal constant नहीं है, okay? This galvanometer constant is such type of a constant जिसकी वैल्यू बदली जा सकती है। अगर कल को ब्रांड और कंपनी आगे जाके कोई दूसरा सस्पेंशन वायर यूज कर ले, हमने यहाँ पे फास्फोरस ब्रॉन्ज लिया है, अगर वो कोई दूसरा मटेरियल यूज कर ले तो के की वैल्यू बदल जाएगी, तो ये कांस्टेंट बदल गया। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कुछ अलग ले ले, अगर वो नंबर ऑफ टर्न्स कुछ अलग ले ले, कॉइल का एरिया कुछ अलग ले ले, तो ये वो कांस्टेंट है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर फिक्स है। अगर गैल्वेनोमीटर बदला तो ये भी बदल जाएगा। बट हम किसी एक गैल्वेनोमीटर का बात कर रहे हैं, हम उस गैल्वेनोमीटर का बात कर रहे हैं जिसका डायग्राम हमने बनाया था, तो उसके लिए तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो I is equal to G alpha, और you can say I is being directly proportional to alpha। इसका मतलब I stands for the current जो हम प्रोवाइड दे रहे हैं, and alpha stands for twist angle। यानी सीधी सी बात है, जितना ज्यादा करंट आएगा ट्विस्ट एंगल उतना ही ज्यादा होता जाएगा, यानी वो उतना ही ज्यादा रोटेट होता जाएगा। 1 एम्पियर दोगे तो 1 एम्पियर का ट्विस्ट होगा, 2 एम्पियर दोगे तो 2 एम्पियर का ट्विस्ट होगा, जितना एम्पियर दोगे ट्विस्ट एंगल उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। हम इस तरीके से गैल्वेनोमीटर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें, हमने K फिक्स कर दिया, B and A, हमने G की वैल्यू निकाल दी। अब हमने 1 एम्पियर दिया, तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा, I डिवाइडेड बाय कैपिटल G। अब अगर I 1 एम्पियर देते हैं तो अल्फा की कुछ वैल्यू आएगी, एंगल को हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया डिग्री में, तो हमने क्या किया, फिर स्केल कैसे बनाया, बीच में तो रखा 0, तो 1 डिग्री 1 एम्पियर देने में अल्फा कितना आया, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया और उतने डिग्री पे हमने यहाँ पे 1 एम्पियर लिख दिया। सीधी सी बात है। जब 2 एम्पियर लिया तो अल्फा की वैल्यू निकाल ली, फिर जाके हमने वहां पे 2 एम्पियर स्ट्रेट कर दिया, 3 एम्पियर, और इस तरीके से हमने मार्किंग लगा दी। तो इस तरीके से हमारा स्केल बन गया, और जितना स्केल लेफ्ट की तरफ है उतना स्केल राइट की तरफ होगा, वो तो डायरेक्शन के बेसिस पे। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर डिजाइन किया जाता है कि कितना डिग्री पे कौन सा पॉइंट लिख दे, और जब आप करंट दोगे, जब आप करंट सप्लाई करोगे तो वो ट्विस्ट करेगा, उसे लगेगा टॉर्क, टॉर्क क्या करेगा, ट्विस्ट। अब इनडायरेक्ट में वो टॉर्क डिपेंड कर रहा है करंट पे, तो हमें कैसे पता चले, तो हमने तो पहले, यानी ब्रांड ने पहले ही मार्क कर दिया कि अगर 10 डिग्री रोटेट करता है तो 1 एम्पियर है, तो 20 डिग्री रोटेट करता है तो 2 एम्पियर है, उसने मार्क करके लिख दिए। अब मान लीजिए मेरा 30 डिग्री रोटेट हुआ, कितना हुआ, 30 डिग्री। अब पॉइंटर अगर 30 डिग्री रोटेट होगा और वहां पे हम लोगों ने क्या लिख रहा है, 3 एम्पियर, और इस तरीके से हम देख लेंगे, अच्छा 30 डिग्री हुआ है, 30 डिग्री पे हमने 3 एम्पियर का स्केल यानी मार्क लगा रखा है, हमें पता चल जाएगा करंट कितना है, 3 एम्पियर। This is the way how we utilize the what MCG, and this is the mathematical theory of moving coil galvanometer. Got it? So please hurry up, note it down that part. Now I will just take a small time, थोड़ा सा टाइम और लूंगा कि इससे रिलेटेड एक छोटी सी चीज रह गई है, फिर हम लोग इसे डन और फिनिश कर लेंगे। Okay? Now तो galvanometer बना दिया। Now we are going to discuss the something related to galvanometer, and that part is sensitivity. Sensitivity of MCG. So first of all, sensitivity क्या है? तो sensitivity means device कितना sensible है, means given input के respect में वो कितना output देता है। तो एक ऐसा डिवाइस जो थोड़ा भी इनपुट दिया, मान लीजिए आपने वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दिया, तो वो आपको डिफ्लेक्शन दिखा रहा है अच्छे से, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कम करंट के लिए, तो सीधी सी बात आप कहोगे ये तो अच्छा डिवाइस है, मतलब कम इनपुट देने से जो ज्यादा आउटपुट देता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज सेंसिटिव डिवाइस। और इस तरीके से हमने सेंसिटिविटी को 2 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट सेंसिटिविटी, ध्यान से प्लीज, करंट सेंसिटिविटी
its symbol is IS. Okay, so what is current sensitivity? It is defined as deflection per unit current. यानी डिफ्लेक्शन यानी हम कितना एंगल वो रोटेट होने वाला है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया और हम क्या दे रहे हैं उसे करंट एज अ इनपुट दे रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट यानी आउटपुट कितना आया विद रिस्पेक्ट टू इनपुट कितना दिया था, दिस इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी, कि कितना एंगल ट्विस्ट हुआ विद रिस्पेक्ट टू आपने कितना करंट दिया था, दिस इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। जो छोटी छोटी टर्म्स है, ऐसा यूनिट के बारे में बात कर ले, सो ऐसा यूनिट क्या होने वाली बेटा इसकी, ऐसा यूनिट एंगल क्या है डिग्री और रेडियन एम्पियर, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी रेडियन पर एम्पियर। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला यू ऑल नो दैट रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं है और करंट खुद एक टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा जस्ट ओनली a-1। गॉट इट? चलिए अब छोटा छोटा पॉइंट उठा लेते हैं जो हम लोगों ने बनाया था। तो सिंस हम लोग अभी अभी डिराइव करके हैं I इज इक्वल टू k बाय बी एन ए अल्फा, डिराइव किया हम लोगों ने, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा बी एन ए बाय के इंटू आई, तो आई थिंक वी कैन प्लेस इट हियर एंड व्हेन वी प्लेस दिस हियर तो हमें आई एस क्या मिलेगा बी एन ए डिवाइडेड बाय के एंड आई विल कैंसिल विद दिस आई, तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी का एक और फॉर्मूला आ गया। That current sensitivity has one more formula, it is BNA by K, और BNA by K क्या होता है, it is the reciprocal of gravitational constant। gravitational constant क्या था K by BNA, अब यहाँ पे reciprocal है तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Got that point? तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द करंट सेंसिटिविटी, affecting the current sensitivity। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो IS को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर IS किस पे डिपेंड करता है B पे, सो फर्स्ट फैक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कैसे डायरेक्टली, इसका मतलब जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लोगे यानी जितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड लोगे करंट की सेंसिटिविटी उतनी अच्छी आएगी, यानी गैल्वेनोमीटर उतना ही ज्यादा करंट सेंसिटिव बनेगा, यानी थोड़े से भी करंट में वो आपको ज्यादा डिफ्लेक्शन करके देगा अगर आप भी अच्छा लेते हो तो। फर्स्ट सेकंड फैक्टर जिस पे करंट सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है इट इज नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी कैसे डायरेक्टली, फिर वही जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लोगे टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा यानी ट्विस्ट उतना ही ज्यादा, तो आप बोल सकते हो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न करंट की सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा। थर्ड फैक्टर इट इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, सो मैग्नेटिक फील्ड इसे वर्ड में भी लिख लेते हैं, सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड थर्ड इज क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका एरिया कितना है कॉइल का, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ट्विस्ट कांस्टेंट, और उसके साथ कैसे इनवर्सली ट्विस्ट कांस्टेंट, और ट्विस्ट कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सस्पेंशन वायर। हम उस सस्पेंशन वायर की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल की नहीं, रेक्टेंगुलर कॉइल तो घूमेगा, यहां पे बात हो रही है उस कांस्टेंट की जो उसे वापस से लाएगा, और उसके लिए हम लोग एक सस्पेंशन यानी एक स्प्रिंग सिस्टम यूज करेंगे, तो उस मटेरियल की बात हो रही है जो उसे वापस लेके आएगा, और उसके साथ कैसे इनवर्सली, सो ट्विस्ट कांस्टेंट। तो अगर हम चाहते हैं इफ वी वांट कि हमारा एमसीजी बेस्ट करंट सेंसिटिव बने, तो डेफिनेटली हमें उसको क्या देना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड, लार्जर बी ज्यादा देंगे, एन ज्यादा देंगे, एरिया भी ज्यादा देंगे, बट सस्पेंशन का वायर ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसका के का वैल्यू लो हो, क्योंकि के जितना लो होगा आईएस उतना ही ज्यादा होगा, और इसके लिए फास्फोरस ब्रॉन्ज सबसे अच्छा है। सो phosphorus bronze has low
ट्विस्ट कांस्टेंट, फास्फोरस ब्रॉन्ज का ट्विस्ट कांस्टेंट कम होता है। ओके, एक और मटेरियल है जिसका ट्विस्ट कांस्टेंट कम होता है, इज द क्वार्ट्ज, जो वॉचेस में यूज किया जाता है, घड़ी में यूज किया जाता है। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज का भी ट्विस्ट कांस्टेंट कम है और क्वार्ट्ज का भी ट्विस्ट कांस्टेंट कम है, बट हम लोग ज्यादातर फास्फोरस ब्रॉन्ज को प्रेफर करते हैं। रीजन, इसका ट्विस्ट कांस्टेंट कम है विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस बात को भी याद रखना, क्योंकि हम लोग इसे खींच के भी रखेंगे ताकि पॉइंटर बिल्कुल टाइट रहे और बिल्कुल पॉइंटर बेस्ट डिफ्लेक्शन दे। तो इसके लिए उसकी टेंसाइल यानी उसके खींचने की जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जो फास्फोरस ब्रॉन्ज में। क्वार्ट्ज की टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती, वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है, यानी वो एक तरीके से ब्रिटल मटेरियल जाता है। तो इसलिए दोनों प्रॉपर्टी को देखते हुए, लो ट्विस्ट कांस्टेंट और हाई टेंसाइल को देखते हुए, फास्फोरस ब्रॉन्ज हमेशा सस्पेंशन वायर ऑफ एमसीजी के लिए प्रेफर किया जाता है। तो ये एक 1 मार्क्स का लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी बन गया। हाँ, करंट सेंसिटिविटी डेफिनेशन ऐसी आती है, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड और हाउ वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। डन। नाउ विद इन द क्विक मैनर अब हम लोग एक और चीज को देखेंगे जल्दी से, क्योंकि हमने अभी के लिए करंट को सेंसिटिव बनाया है। अब हम दूसरी सेंसिटिविटी देखेंगे, क्या? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये भी वैसे ही है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सिंबल इज Vs। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, it is defined as deflection, means जो भी हमारा ट्विस्ट एंगल है पर यूनिट वोल्टेज। तो यूनिट वोल्टेज के लिए आप लोग कितना डिफ्लेक्ट हुए, तो Vs क्या बनेगा? अल्फा बाय V। ओके, इसकी SI यूनिट क्या होगी? व्हाट वुड बी दी SI यूनिट? इट्स SI यूनिट वुड बी रेडियन पर वोल्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट आप डायमेंशन भी बना सकते हैं। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पे काम करना शुरू करते हैं। सो दस ओम्स लॉ, व्हाट डज द ओम्स लॉ स्टेट? V इज इक्वल टू I इंटू R। सो Vs क्या होगा? अल्फा बाय I इंटू R। व्हाट इज दिस? अल्फा बाय I। सिंस वी नो दैट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। तो Vs क्या बन गया? Is डिवाइडेड बाय R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। A relation which relates both the sensitivity. Vs is equal to Is by R। अब यहां पे सबसे ज्यादा गलती होती है कि हम फ्लो, हम लोगों ने क्या याद किया? V is equal to IR, V is equal to I into R। तो कई बार बच्चे इसे यहीं के साथ ले जाते हैं, Vs is equal to Is into R। वो फ्लो चल रहा है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वो सेंसिटिविटी में भी यही फ्लो लगा देते। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ये फ्लो मत लगाना। इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में भी पूछता है एंड पास्ट टू पास्ट ईयर मींस लास्ट टू लास्ट ईयर नीट एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन यही था। टीचर हैज प्रोवाइडेड द करंट सेंसिटिविटी एंड द रेजिस्टेंस एंड ही वाज आस्किंग फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस चीज के लिए नीट में 4 नंबर मिल रहे थे फिजिक्स में, बिल्कुल बेसिक सा था। और कई बार हम बहुत मोस्टली का गलती होता है क्योंकि हम फ्लो में ऐसे ही लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में यही बैठा हुआ है तब से। तो ये थोड़ा सा साउंड, बट हम लोगों ने IS का भी फॉर्मूला बनाया हुआ है। IS इज इक्वल टू क्या आया था? BNA by K। तो अगर हम इसे यहाँ पे रखते हैं तो VS इज इक्वल टू क्या बनेगा? BNA by K, बट R और आ जाएगा इसमें। तो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी फॉर्मूला बन गया, क्या? BNA by K into R। तो अब अगर मैं आपसे ये फैक्टर पूछूं तो आपसे वही सवाल फिर से पूछता हूं, व्हाट फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स द वोल्टेज सेंसिटिविटी? वोल्टेज सेंसिटिविटी को क्या इफेक्ट करता है? तो बाकी फैक्टर तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न, करंट एंड द ट्विस्ट कांस्टेंट। बट एक नया फैक्टर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी में ऐड हुआ है वो क्या है? आपका रेजिस्टेंस। तो वो भी आपको मैटर करेगा और वो भी इनवर्सली। तो ये एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है इसकी। Okay, and this is your second type of sensitivity and the information about the MCG। तो हम लोगों ने MCG को डन किया। MCG definition, principle, diagram, construction, how the working happening। तो वर्किंग आपको करना है,
देन वी डिस्कस अबाउट इट्स थ्योरेटिकल, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को देख सकें, एंड द सेंसिटिविटी एट फाइनल। सो हियर वी आर डन विद द एमसीक्यू। नाउ इफ आई डिस्कस विद यू, वी हैव जस्ट ओनली वन थिंग टू डू इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में एक और लेक्चर और जाएगा, यानी हमारी एक आखिरी चीज रह गई जिसे हम करेंगे, एंड दैट थिंग इज वी विल डिस्कस और वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर वुड बी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, यानी इस गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर और वोल्टमीटर बनाएंगे। सो दिस वुड बी आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जो हमारे पास अवेलेबल होने वाला है। एंड एज आई एम इन्फॉर्मिंग, दिस इज द लास्ट, so please start revising the magnetic effect quickly and again, because as soon as ये finish होगा, we will revise the assignment, we will do and we will have the test based on this chapter। तो हमारे पास फिर से एक और टेस्ट होने वाला है, तो प्लीज उस चीज के लिए बी रेडी फॉर दैट। अभी से ही स्टार्ट कर लो, माइंड सेट बना लीजिए। ओके, तो हमारे पास एक ही लेक्चर पेंडिंग है। नाउ कंप्लीट दिस। नाउ इन द लास्ट लेक्चर और लास्ट टू लास्ट लेक्चर, so last lecture means on the rectangular coil हमारे पास कोई assignment नहीं थी, so now we have the two topics which gathered here। The first topic was on moving coil galvanometer, rectangular coil in the external magnetic field in the previous and this one। So you will get some numerical for the practice and you can download that assignment from the description box। So please complete it, revise it, working आपको करनी है, and complete all the data related to that। We will meet in the next lecture with our final last topic of magnetic effect of current। Thank you very much।